हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 10 और इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और मुद्रा लोन्स। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, देखो जैसा इसका नाम बता रहा है, जैसा नाम बताएगा हम उसी से डेफिनेशन निकालेंगे। प्रायोरिटी प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? किसी एक सेक्टर को। किस चीज के लिए प्रायोरिटी दी जा रही है? लैंडिंग के लिए। लैंडिंग क्या होता है? लोन देने के लिए। यानी कि एक सेक्टर है जिसको हम प्रायोरिटी देंगे लोन देने के वक्त। ठीक है, एक सेक्टर को हम प्रायोरिटी देंगे लोन देने के वक्त, लैंडिंग करने के वक्त। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखा गया कि जब बैंक्स ने ये अपना लोनिंग का बिजनेस शुरू किया, तो बैंक्स ने देखा कि हमें जहां से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उन्होंने वहीं पर लैंडिंग करना शुरू की। ज़्यादा प्रॉफिट बैंक को कहाँ से आएगा? जब वो जितना ज़्यादा बड़ी लैंडिंग करेंगे, उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लोन पर इंटरेस्ट मिलता है बैंक को और वही उसकी कमाई होती है। तो ज़्यादा बड़ी लैंडिंग अब वो छोटे छोटे फार्मर्स को तो कर नहीं सकते, वो किन को करेंगे? कॉरपोरेट्स को। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस को। तो क्या हुआ कि कैपिटलिज्म आना शुरू हो गया। कैपिटलिज्म क्या होता है कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर बनता गया, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता गया। तो उस चीज़ को एंड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लाई कि आप जितना भी लोन कर रहे हो उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में देना होगा, जैसे कि गरीब लोगों के लिए। ठीक है, गरीब लोगों के लिए, कि ताकि पैसे का फ्लो, बेसिकली बैंक का फंक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का। जब गरीब तक पैसा ही नहीं गया, अमीर और अमीर बनता गया, तो बैंक्स का फायदा क्या हुआ? तो गरीब तक भी पैसा जाए उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट लाया गया। अब वो कौन से सेक्टर है मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 8 सेक्टर्स हैं बेसिकली। 8 सेक्टर हैं और 9th है अदर, ये जो ओ है। अब इसको याद कैसे करना है? आप इस ट्रिक को याद रखिए, डब्ल्यू सेम हीरो। अब मैं आपको बताता हूं कि डब्ल्यू सेम हीरो को एक्सपैंड कैसे करना है। सो ये रही डब्ल्यू सेम हीरो। डब्ल्यू से आ गया वीकर सेक्शन, एस से आ गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ए से एग्रीकल्चर, एम से एमएसएमई, ई से एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, रीन्यूएबल एंड अदर्स। तो आप देख सकते हैं कि ई जो है वो 2 बार है, एक आप लगा लो एक्सपोर्ट के लिए, एक आप लगा लो एजुकेशन के लिए। ठीक, एक बार फिर से कर लेते हैं। वीकर सेक्शन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, आर से आ गया रीन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ठीक, ये है 8 सेक्टर। अब ये वो सेक्टर हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी, हमारी देश के डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग करने की, जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखा गया। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में किसको कितना परसेंटेज दिया गया है, ये बताने से पहले मैं आपको एक एएनबीसी की फुल फॉर्म बता दूं। एएनबीसी की फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। देखिए, नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, बैंक क्रेडिट यानी बैंक ने जितना दिया है, जितना क्रेडिट दिया है, क्रेडिट क्या हुआ? लोन दिया है, उसका एडजस्टेड फॉर्म। ठीक है, उसको कैसे एडजस्ट करना है? ठीक है, कैसे एडजस्ट करना है? फॉर एग्जांपल आपने 100% क्रेडिट दिया है, तो इसकी एडजस्टमेंट कैसी होनी चाहिए कि कितनी परसेंटेज किस सेक्टर को दी जानी चाहिए, इसको कहते हैं एडजस्ट करना, अपने क्रेडिट को एडजस्ट करना। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पीएसबीज के लिए, पीएसबी कौन क्या होते हैं? पीएसबी होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स? वो बैंक्स जो नेशनलाइज किए गए होते हैं। नेशनलाइज कौन से एक्ट के अंडर होती है? बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1969। याद है, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था नेशनलाइजेशन किस एक्ट के अंडर होती है। तो बात आई कि पीएसबी जो है वो कितना एएनबीसी करेंगे। एएनबीसी यानी अपने 100% के क्रेडिट में से कितना परसेंट की एडजस्टमेंट करेंगे
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 40% ऑफ ANBC। ठीक है, इसमें फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, डोमेस्टिक बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक में डोमेस्टिक बैंक तो आ ही गए, फॉरेन बैंक्स भी आते हैं। ठीक है, विद मोर देन 20 ब्रांचेस, ये चीज़ भी याद रखो। वैसे इतनी डेप्थ में वो नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ कहेंगे कि PSB जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, क्योंकि उनको फॉरेन बैंक से और प्राइवेट बैंक से लेना देना नहीं है, वो पूछेंगे PSB जो है उनकी कितनी परसेंटेज है PSL में, तो कितनी परसेंटेज है 40%। ठीक है, अब इस भी 40% की कैसे ब्रेकेज है कि इसके 18% जो है वो देंगे एग्रीकल्चर को। ठीक है, मैंने पढ़ाए थे ना W सेम हीरो, उसमें से एग्रीकल्चर को जो है 18% दिया जाएगा। फिर इस 40 में से 12% आते हैं वीकर सेक्शन के लिए और 7.5% आता है MSME के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 18 + 12 30 और 37.5 तो यही हो गया, तो बाकी 5 सेक्शन के लिए क्या सिर्फ 2.5% है? ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ फार्मर्स ऐसे होंगे जो वीकर सेक्शन के भी होंगे। वीकर सेक्शन यानी कि माइनॉरिटी हो सकती है, ठीक है, SC ST हो सकते हैं, OBC हो सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकते हैं, है ना। कुछ फार्मर ऐसे होंगे जो वीकर सेक्शन को भी बिलोंग करते होंगे, तो वो 12 और 18 को इसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि बाकी के लिए, बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बच जाए लैंडिंग करने के लिए। तो ये थे PSB। अब बात करें कि वो वाले फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 ब्रांचेस से लेस है, जिनकी 20 ब्रांचेस से 4 है उसका तो हमें पता है 40% है। जिनकी 20 ब्रांचेस से लेस है उनकी भी 40% है। तो अगर कोई कुछ भी वो आपसे पूछते हैं, आपने 40% ही जवाब देना है, एक्सेप्ट RRB के केस में। RRB में कितना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर वो पूछते हैं कि PSB का कितना है या फॉरेन बैंक का कितना है, आपने 40% ही बताना है। फिर अगर वो पूछते हैं कि 20% से ज़्यादा ब्रांचेस वाले और 20% से कम ब्रांचेस वाले में डिफरेंस क्या है, तो ये आप बता सकते हो। जो 20% से ज़्यादा ब्रांचेस वाले फॉरेन बैंक्स हैं उसमें अपने पूरा का पूरा पिछला कंसेप्ट बताना है कि 18% किसको मिल रहा है, 7.5% किसको मिल रहा है और 12% किसको मिल रहा है, ये पूरा आपने एक्सप्लेन करना है। फिर लेस देन वाले में आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि लेस देन वाले को एक एज है कि वो 32% एक्सपोर्ट को कर सकता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, एक बैंक है जिसने अभी इंडिया में अपनी अपनी नई ब्रांच खोली हुई है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस अभी 20 से भी कम है। अब वो अपना बिजनेस अभी सेटअप ही कर रहा है, बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो उसको ऐसी चीज़ में अपना लोन का फ्लो रखना है जिसमें उसको ज़्यादा रिटर्न आए। तो वो ऑलरेडी एक फॉरेन बैंक है, यानी उसकी फॉरेन की ज़्यादा स्ट्रांग पकड़ है, तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट में अपना ज़्यादा अमाउंट दे सकता है। तो एक्सपोर्ट भी PSL के अंडर ही आता है। तो क्या किया है RBI ने कि इन फॉरेन बैंक्स का भी बिजनेस कम ना हो और अपने PSL का टारगेट भी अचीव होता रहे, तो इनको एज दे दिया है कि अगर तुम्हारी ब्रांचेस 20 से कम है तो तुम 32% जो लोन है वो एक्सपोर्ट को दे सकते हो। अब बात करते हैं RRB की। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और RRB, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि RRB किस कमेटी के अंडर बने हैं। ठीक है, कमेटी और एक्ट, ये मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए कि कौन सी कमेटी के अंडर बने हैं और कौन से एक्ट के अंडर बने हैं। ठीक है, कौन से ईयर का एक्ट है, ये 3 चीज़ें कमेंट में पोस्ट कीजिए RRB के रिलेटेड। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक तो उषा थोराट कमेटी के अंडर बने हैं। अब बात करते हैं कि इनका क्या टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। इनका है 75% का टारगेट। देख सकते हैं कि इनका सिर्फ 40 है, जबकि RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75% का टारगेट है। क्यों? क्योंकि देखो, RRB आगे रीजनल रूरल बैंक, SFB आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ये स्मॉल स्केल पर लैंडिंग करेंगे। इसका मैक्सिमम अमाउंट ही 25 लाख होगा, यानी कि ये MSME को ज़्यादा से ज़्यादा लोन करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं उनको ज़्यादा लोन करेंगे, जैसे जो रेडी फड़ी वाले होते हैं उनको ज़्यादा लोन करेंगे। वहीं RRB वाले रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोन करेंगे, जैसे कि फार्मर्स के लिए कर देंगे। ठीक है,
फिशरीज़ के लिए कर देंगे, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कर देंगे, शीप हस्बेंड्री के लिए कर देंगे। तो ये सब लोन्स आरआरबी करेंगे। ये छोटे छोटे लोन्स हैं, तो ये सारे ऐसे ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एग्रीकल्चर भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर आता है, एमएसएमई भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर आती है। ठीक है, ये छोटे छोटे लोन सब आरआरबी और एस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो करते हैं। तो इसीलिए इनकी परसेंटेज हाई रखी हुई है कि आपको 75% तक की लैंडिंग करनी है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। अब आगे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हमारा बजट था उसमें पीएसएल में अदर सेक्टर में 3 चीज़ें ऐड की थी। अदर सेक्टर में क्या आता है आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बार जो 3 चीज़ें ऐड हुई हैं सिर्फ 2021 ईयर के लिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियो 2022 में देख रहे हो तब भी आपको ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप 2021 में देख रहे हो जिसका बजट अभी अभी रिलीज़ हुआ है तो आप देख लीजिए कि 3 सेक्शंस ऐड हुई हैं। कौन कौन सी? स्टार्टअप्स 50 करोड़ तक का लोन मिल जाता है इनको, सोलर पावर प्लांट्स और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ये 3 जो है याद रख लीजिए, ये 3 चीज़ें अदर सेक्शन में ऐड हुई हैं सिर्फ 2021 वालों के लिए। अब ये किसने, ये जो 3 चीज़ें ऐड करनी है, ये किस कमेटी ने, किस एक्सपर्ट ने जो है सजेशन दी थी? एक कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसको हेड किसने किया था? यूके सिन्हा ने। यूके सिन्हा कौन है? सेबी के एक्स चीफ। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है खत्म। अब बात करते हैं मुद्रा लोन्स की। मुद्रा की पहले फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ये किस योजना के अंडर बने थे? यहाँ पर लिखा है मैंने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कब लॉन्च हुए थे? अक्टूबर 2015 में। आपको इंटरव्यू के टाइम ये चीज़ ना भी याद आए इतनी मैटर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्या है? फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है पीएम मुद्रा योजना के अंडर। इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी डेफिनेशन कि ये बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी मुद्रा लोन प्रोवाइड कर सकती है एट लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स। यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं उनको लोन देना हो, जैसे 10 लाख का लोन दे दिया, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ही 10 लाख की है, तो जिसका मैक्सिमम लिमिट ही 10 लाख की हो वो कितनी बड़ी एजेंसी हो, कंपनी होगी जिसको लोन चाहिए होगा, मतलब वो काफ़ी छोटी होगी, स्मॉल या फिर मीडियम या फिर माइक्रो एजेंसी होगी, कंपनी होगी जिसको लोन चाहिए होगा सिर्फ 10 लाख रुपए का। अब ये 10 लाख भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैसे? देखिए, ये इन्होंने किस हिस्से से बनाए हैं? देखिए, हमारी लाइफ के 3 हिस्से होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं यानी कि एक किड होते हैं, फिर हम टीनेजर बन जाते हैं, फिर हम एडल्ट बन जाते हैं। तो उसी को शुद्ध हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे। किड यानी बच्चा, यानी कि शिशु। शिशु क्या है? सबसे छोटा लोन, यानी कि 50,000 तक का लोन। इससे ऊपर मतलब 50,000 से अगर आप नीचे का लोन करोगे तो उसे कहेंगे हम शिशु मुद्रा लोन। ठीक है, शिशु के बाद यानी कि किड के बाद मैंने बात की थी टीनेजर की। तो टीनेज में क्या होते हैं? हम जवान हो गए होते हैं। जवान यानी किशोर। ठीक है, 50,000 से ऊपर यानी कि 50,001 से लेके 5 लाख तक का लोन जो है वो आता है किशोर की कैटेगरी में, यानी टीन्स की कैटेगरी में। फिर आता है एडल्ट यानी कि तरुण। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक जो भी लोन होगा, यानी 5 लाख और 10 लाख के बीच जो भी अमाउंट होगा उसे हम कहेंगे तरुण। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है जिसमें मुद्रा को डिवाइड किया गया है। तो फिर से बता देता हूँ एक बार इसकी फुल फॉर्म, उसकी डेफिनेशन, किस स्कीम के अंडर लॉन्च हुआ है और क्या 3 कैटेगरीज हैं। ये 4 पॉइंट्स हम बता देंगे तो हमारा मुद्रा का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यूअर के सामने। इसी के साथ हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 10 भी होता है ख़त्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।